हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के सब्जेक्ट वाइज पीओ क्यू को देख रहे हैं और इस पीवाई क्यू में हम वर्ल्ड जीके के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यह पार्ट नंबर 2 है। वर्ल्ड जीके में मैंने फर्स्ट जो पार्ट था वहां पे 1 से लेकर 30 नंबर जो क्वेश्चन है उनको काफी डिटेल से डिस्कस कर दिया था। आज हम 31 नंबर जो क्वेश्चन है उनसे डिस्कस स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि हमको 80 तक जाना है, तो 50 क्वेश्चन और जो है वो पीवाई क्यू के बचे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है वो रिलेट करता है एंटी अपार्थेड जो मूवमेंट अफ्रीका में हुआ था, जो रंग भेद आंदोलन जो अफ्रीका में हुआ था उनसे कौन रिलेट करता है। तो बहुत ही आसान सा वर्ल्ड जीके से सवाल है। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है उनको अफ्रीकन अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। अफ्रीकन गांधी भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रंग भेद नीति के कारण इनको 27 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। और इनकी जो एक किताब है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपको ध्यान रखना है। और 1994 में ये 1994 में ये अफ्रीका के दक्षिण जो अफ्रीका है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका के ये जो है वो पहले जो है वो अश्वेत राष्ट्रपति जो है वो बने थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो पहले प्रेसिडेंट बने थे। अपार्थिड जो अश्वेत जो है वो कहते हैं, अपार्थिड जो है वो अ, जो प्रेसिडेंट जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट आप कह लो। ब्लैक प्रेसिडेंट पहले जो है वो 1994 में यही नेल्सन मंडेला को ही बनाया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा, नेल्सन मंडेला। रंग भेद नीति के विरुद्ध में ये संबंधित है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी है उसको स्टैब्लिश किया गया था। तो मैंने ऑलरेडी पिछले जो लेक्चर है उसी में बताया था कि ये रिलेट करता है जर्मनी से। और नाजी पार्टी की यदि हम बात करें तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, तो ऑफिशियल नेम उसका होता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, एनएसडीएपी बोलते हैं। एनएसडीएपी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, एनएडीएपी, एनएस एनएसडीएपी इसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1920 में स्टैब्लिश किया गया था जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यह जो है वो जर्मन वर्कर्स पार्टी, अ, यही जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है डीएपी जो है उससे ही डेवलप जो है वो हुआ था। और एडोल्फ हिटलर है, वो 1921 में इसका जो है वो नेता बना था। 1921 में जो हिटलर इसका जो है वो नेता बना था, जो लीडर है वो इसका हिटलर बना था 1921 में। तो यह आपको ध्यान रखना है। नाजी पार्टी को एस्टेब्लिश किसने किया था, तो इन इन डेक्सस ने, जो कि म्यूनिक में जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से पहले चलता था। तो कौन सा इसका पहला नाम क्या था, तो डीएपी था, जर्मन वर्कर्स पार्टी। डीएपी जर्मन वर्कर्स पार्टी था। और ये जो है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो एन 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 ड्रेक्सलर, एन एन ड्रेक्सलर है उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1920 या 1919 जो जो भी मान लो, कई जगह जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मिलते हैं। कहीं 19 मिलता है तो कहीं 20 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल जो है वो कर दिया था। एट फर्स्ट अमेरिका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन उसको शामिल होना पड़ा। उसका आखिर रीजन क्या था, कौन सी घटना थी। तो जो जापानीज लोग हैं ना, जापानीज लोगों ने दिसंबर 1900 दिसंबर 1941 में, जो जापानीज जो लोग हैं, तो जापान ने हवाई जो है ना, हवाई एक द्वीप है, हवाई एक द्वीप है, तो हवाई द्वीप में स्थित जो अमेरिकी नौसेना अड्डा है, जिसको पर्ल हार्बर कहा जाता है। पर्ल हार्बर, हार्बर मतलब हवाई अड्डा हो गया या फिर अड्डा कह लो। तो पर्ल हार्बर जो है ना, उस पर्ल हार्बर पे एक अचानक से हमला कर दिया था जापानीज लोगों ने। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी जो नौसेना है उस पर अचानक से हमला कर दिया था, जिस कारण से 8 दिसंबर 1941 को
अमेरिका है वो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें शामिल हो गया था। ठीक है, तो इस हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में सीधी तरह से शामिल कर दिया था। और अगले ही दिन मतलब 7 को हमला हुआ, 8 को वो शामिल हो गया था। जो दुष्परिणाम है वो भुगतना पड़ा जापान को। और वो कैसे उसने भुगता? तो उसने भुगता कि 6 अगस्त को 2 न्यूक्लियर बम हैं वो अमेरिका ने यूज किया। पहला जो है वो 6 अगस्त को यूज किया, 6 अगस्त 1945 को। कहाँ यूज किया? तो वो किया हिरोशिमा में। हिरोशिमा, होkkaido, हुन्सो, शिकागो, क्यूसो। होkkaido, हुन्सो, शिकाकू, क्योशो। ये 4 है जापान के द्वीप हैं, पूछा जाता है बार बार। तो होkkaido और हुन्सो, उसके बाद शिकागो। तो हुन्सो न है वो सबसे बड़ा होता है। और इसी हुन्सो पे ना ये हिरोशिमा भी है। और इसी हुन्सो है उस पर नागासाकी भी है, 9 अगस्त को। नागासाकी, नागासाकी है, इस पर जो है वो परमाणु बम जो है वो चला दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 3 सितंबर 1939 से लेकर 14 अगस्त 1945 तक चला था। इसमें जो मित्र राष्ट्र थे, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस होगा, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, चीन हो गया। और जो धुरी राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी, इटली और जापान हो गया, इन सब के बीच जो है वो ये लड़ा गया था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। फैट मैन और लिटिल बॉय इस नाम से जो है वो ये गिराया गया था। प्लूटोनियम जो है वो यूज किया गया था। हाँ, ये सब चीजें हैं वो याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व मनाने जमाने में सफलता मिली थी? तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा जो है वो कौन रहा था, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इंडोनेशिया में प्रभुत्व जो है वो डचों ने जमाया था। कई जगह आपको इसका आंसर ना पुर्तगाल देखने को मिलेगा, नहीं, डच जो है वो उन्होंने जमाया था। ठीक है, डच जो है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। हालांकि पुर्तगाल जो था वो 16वीं शताब्दी में इंडोनेशिया का जो मसाला द्वीप जिसको कहते हैं ना, वहां पहुंचा था। वहां पहुंचने वाले प्रथम जो यूरोपीय भी थे ना, उसके रूप में भी पुर्तगाल को जाना जाता है। लेकिन डच जो नीदरलैंड के लोग हैं ना, उन्होंने अपना प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने 17वीं शताब्दी में जो है वो यहाँ पे शुरुआत में इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। और डच औपनिवेशिक शासन जो है वो 20वीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ पर चलता रहा। और इस क्षेत्र को डच ईस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। डच ईस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका मेन काम ही था लूटना। बाकी व्यापार के रूप में अपने आप को ये डिफाइन करते हैं कि हम लोग व्यापार के लिए आते थे, तो ये नहीं, मेन काम ही लूटना इनको था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का सवाल है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कब और कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नैम आप कहते हो, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, वो कब और कहाँ जो है वो आया था? यही आपसे सवाल जो है वो पूछा गया है। तो यह जो आंदोलन है, नॉन अलाइड मूवमेंट जो आंदोलन है जिसको नैम कहते हो, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो कहाँ आया था? तो इसका फर्स्ट जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया है, यूगोस्लाविया का, बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया का है, यूगोस्लाविया का है, यहीं पे ये जो है वो सम्मेलन, इसका फर्स्ट जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो शीत युद्ध जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच चल रहा था, तो इस युद्ध के दौरान जो स्वतंत्र हुए जो देश थे, उनका एक मंच के रूप में यह काम करता था, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सोवियत संघ के नेतृत्व वाले किसी भी एक जो प्रमुख शक्ति गुट के साथ औपचारिक रूप से खुद को संरेखित नहीं करने का फैसला किया था, उसको हम नैम में रखते थे। और नैम के संस्थापक जो नेताओं में यदि हम बात करें तो भारत के लिए जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत में आते थे। और युगोस्लाविया के कौन से? तो युगोस्लाविया के जो थे वो जोसिफ जोसिफ ब्रोज टिट्टो, जोसिफ ब्रोंज टिट्टो है।
और मिस्र के कौन थे? तो ये जो जोसेफ ब्रोज टिटो है वो कहाँ के हैं? तो वो है यूगोस्लाविया का। बीपीएससी में ये पूछा गया है, और बिहार एसआई का तो ही है ही पूछा हुआ ये। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जोसेफ ब्रिज टिट्टो हो गया, और तीसरा आप मिस्र का याद रखो, गमाल गमाल अब्देल नासिर। गमाल अब्देल नासिर जो है वो कहाँ है, क्या मिस्र, मिस्र जो है जिसको इजिप्ट कहा जाता है, ये याद रखना है। और इंडोनेशिया का जो सुकर्न थे, और घाना के जो कॉमा न्यूको थे, ये सब शामिल थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर कौन सा बनेगा? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया 1961। और भारत से जो है वो कौन शामिल हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो नाजीवाद का संस्थापक था? तो जो नाजी पार्टी है उसको तो मैंने बताया कि वो अडॉल्फ हिटलर उससे 1921 से उससे जुड़ा था, उस टाइम से जुड़ा था। और 1919 में ही इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। जो नाजी पार्टी है उसको 1919 में ही एस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो मेन यदि संस्थापक यहाँ पूछ रहा है ना, तो कोई और वैसा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, दैट्स वाई आपको जो हिटलर है ना उसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, हिटलर है उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो नाजिज्म है, जिसको नाजीवाद कहते हैं, वो एडॉल्फ हिटलर से जुड़ी हुई एक घटना है। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे नाजीवाद जो था ना, वो एक नस्लीय शुद्धता की ओर बताता था, कि जो एक जो रेस हमारी है ना, रेस मतलब जो नस्ल होता है, तो रेशियल प्योरिटी की बात होती थी। रेशियल प्योरिटी की बात होती थी, मतलब कि एक नस्लीय जो शुद्धता है ना, उसकी बात होती थी। ठीक है। मतलब आप जो है ना वो नाजी जो लोग हैं ना, वो सबसे उच्च नस्ल के हैं, सबसे उच्च जो रेसेस होते हैं उसके हैं। और उग्र राष्ट्रवाद से ये संबंधित है, और कुछ न कुछ वो फांसीवाद से ही रिलेट करता है। ठीक है, फांसीवाद से ही रिलेट वो करता है। और एडोल्फ हिटलर ने इसे बहुत ज्यादा आग दे दी। और एडोल्फ हिटलर जो था उसका कहना था कि आप राष्ट्र के लिए एकदम मर मिट जाओ। और राष्ट्र को ही सर्वोच्च एकदम रखा गया, कि राष्ट्र को सर्वोच्चता प्रदान की गई, और राजा को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दिया गया। एडोल्फ हिटलर है उसने 1933 से लेकर 1945 तक जो जर्मनी पर शासन किया था, और उसे ही द्वितीय विश्व युद्ध करवाने का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो हिटलर को ही माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो मुसोलिनी है ना, मुसोलिनी यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए तो मुसोलिनी का जो रिलेशन है वो फांसीवाद से है, फांसीवाद से है। तो कभी भी पूछा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा रहा है कि अफगानिस्तान का एक राजा था जिसको जाहिर शाह कहते थे, मोहम्मद जाहिर शाह। इसको 29 वर्ष के बाद जो है ना वो काबुल वापस ये आया है। तो पूछ रहा है कि काबुल वो वापस कहाँ से आया है? इसको तख्ता पलट हो गया था अफगानिस्तान में, तो इसको भागना पड़ गया था। 1973 में ये जो है वो तख्ता पलट हुआ था। जिसके बाद इस तख्ता पलट के बाद इसको हट भागना पड़ा था। और ये भागा कहाँ था? तो इटली भागा था। ये इटली भागा था। और इटली कहाँ है? तो रोम में है। रोम में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है वो भाग के 29 साल बाद कब आया था? तो 2002 में आया था। और ये मान सकते हो कि आप ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ना सहायक उत्पाद आवर निरीक्षक की परीक्षा हुई थी प्री 2002 में, उसी में ये पूछा गया था। तो आप करंट से इसको रिलेट करके देखोगे। ठीक है, बाकी अभी ऐसे सवाल आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा। बाकी अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपिता की उपाधि इसको दी गई थी, ये पूछा जा सकता है। जाहिर शाह है, इसको क्या मिला था? तो अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता इसको कहते हैं। ठीक है। अफगानिस्तान का फादर ऑफ अफगानिस्तान, फादर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 38 नंबर का सवाल है कि अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजी में, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी दिया हुआ है। कई सारे लोग हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और बताना है कि कौन जो है वो उनका क्रम जो है वो क्या रहा था। तो आपको गांधी को पता है कि 1869 से लेकर 1948 तक इनका चला था। 1869 से 1948 तक चला था। और उसके बाद जो है वो आप लेनिन को देख लो,
तो लेनिन जो है उसका जन्म जो है वो 1870 में हुआ था। 1870 में, मतलब गांधी जी के 1 साल बाद जन्म हुआ था, लेकिन इसकी जो मृत्यु थी ना वो बहुत पहले हो गई थी, 1924 में ही। लेनिन 1924 में ही मर गया था। उसके बाद जो है वो माओत्सो तुंग है, माओत्सो तुंग है वो 1893 में जन्मा था, और 1976 में इनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद कार्ल मार्क्स है, जिसका जो जन्म है वो हुआ था 1818 में, 1818 में। और इसका जो डेथ हुआ था वो 1883 में हुआ था। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि मार्क्स तो सबसे पहले आएगा, तो ये खत्म, ये खत्म। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं। अब मार्क्स के बाद कौन आप लेके चलोगे? तो मार्क्स के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक लेनिन वाला और एक जो है वो गांधी वाला। यही तो नजदीक है ना। तो पहले तो गांधी का जन्म हुआ है, भले ही इनका एज जो है वो डिफरेंस कम है, एज डिफरेंस जो है वो इनका कम है और गांधी का ज्यादा है। ठीक है। इसकी जो डेथ हो गई थी वो बहुत पहले हो गई थी, और गांधी जी का डेथ हुआ वो टाइम लगा। तो यहाँ पे आपको जो काल क्रमानुसार पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपका एज कितना हुआ। यदि एज पूछेगा ना तो डिफरेंस हो जाएगा आंसर में। जैसे यहाँ पे इसकी जो एज होगी वो 30 इधर से 20 इधर से, 30 20 50, तो 54 ईयर हो जाएगा। और इसकी जो यहाँ पे एज हो जाएगी तो एक 70, 30 और एक 31, और 30 40, तो 30 40 70 हो गया, 71 71 8 नवा 79। तो ये 79 ईयर का हो गया। ठीक है। ये 79 ईयर का हो गया, ये 54 ईयर का ही होगा। तो ऐसा नहीं, एज डिफरेंस के अनुसार नहीं पूछा जा रहा आपका। सबसे पहले जो जन्म हुआ है ना उसी को लेकर ऐसे क्वेश्चंस में चलते हैं, बाकी क्लियरेंस क्वेश्चन से कुछ नहीं मिल रहा। इस कारण से हम पहले तो मार्क्स को रखेंगे, और मार्क्स को रखने के बाद दूसरे नंबर पे हम गांधी को रखेंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे गांधी को रख लेंगे, तब जाके लेनिन को रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना तो इसी टाइप से आपको सोचना है। और बाकी ये क्वेश्चन है वो 2002 में पूछा गया था। उत्पाद करके जो है वो सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पाइथागोरस जो है वो पाइथागोरस कहाँ के थे, उनका जो देश था वो कौन सा था? तो वो यूनान के थे। कहाँ? यूनान, हाँ ग्रीक। यूनान के थे, तो यूनान को ही ग्रीक कहा जाता है। तो पाइथागोरस एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था, जो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर जो होता है वो पाइथागोरस जो है वो परिमेय ही है। ठीक है। और इसी तरह से वो एक म्यूजिशियन भी थे, रहस्यवादी वैज्ञानिक भी थे, और धार्मिक आंदोलन में भी वो भाग जो है वो लेते थे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 40 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? पूरा जो अर्थ है उसको चक्कर लगाया था वो किसने लगाया था? तो वो लगाया था मैगलेन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर बनेगा। मैगलेन जो है उसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था। फर्डिनेंड मैगलेन जो था वो कहाँ का था? तो वो पुर्तगाल का था। ठीक है, एक पुर्तगिश जो क्या बोले, एक पुर्तगिश नाविक था, एक पुर्तगाल का जो है वो नाविक था, फर्डिनेंड मैलगन। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्डिनेंड मैलगन। तो इसमें सबसे पहले इसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, और ये जो है वो समुद्री अभियान का नेतृत्व भी करता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रखना होगा। हालांकि यदि हम पूरी डिटेल में जाकर बात करें तो मैगलन की यात्रा के दौरान वो फिलीपींस में ही जो है वो मारा गया था, और अभियान का बचे हुए जो लोग थे, जिसमें जुआन सेबेस्टियन एल्कानो है, उसने पूरा नेतृत्व संभाला था, और 1552 में स्पेन जाकर वो वापस पहुंचा था। तो इस प्रकार इसका नेतृत्व तो मैगलन ने ही किया था। ठीक है, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी वो फिलीपींस में ही। ठीक है, जनजातियों के द्वारा आप कह सकते हो। कोलंबस है वो आपको पता है, कोलंबस के बारे में। कोलंबस जो है वो उन्होंने अटलांटिक को पार किया और उसके बाद अमेरिका को खोजा। और वास्को डी गामा ने तो भारत को खोजा, ये भी आपको पता है। मतलब खोजा क्या, भारत भूला हुआ थोड़ी था, बस भारत आया वो। अब मतलब उसका जो भारत जाने का रास्ता है ना वो खोजा, लेकिन हमारी किताबों में क्या मिलता है कि खोजा। ऐसा थोड़ी था कि भारत इससे पहले था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे जो हिस्टोरियन है ना वो घटिया किस्म के हैं, क्या बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था?
हजरत ईसा मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया था उसका अलग एक नाम दिया जाता है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो जो है वो गुड फ्राइडे के दिन हुआ था। गुड फ्राइडे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा, गुड फ्राइडे के दिन। तो ईसाई धर्म है, उसके अनुसार ईसाई मसीह को गुड फ्राइडे के दिन ही जो है वो सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है। जो एग्जीक्यूशन होता है, क्रूसिफाइड इसको बोलते हैं, क्रूसिफिकेशन बोलते हैं, वो किया गया था। इसी दिन ईसाइयों द्वारा शोक मनाया जाता है और प्रार्थना की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ईसा मसीह के बारे में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रोम का जो शासक था, उस रोम के शासक के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? तो रोम के जो शासक हुआ करते थे, रोम के जो राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ये सूली पर चढ़ाया गया था। इसी दिन ईसाई धर्म के अनुयायी जो है वो गिरजाघर जाकर जो है वो यीशु मसीह के जो बलिदान है उसको याद करते हैं। और ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। और ईस्टर संडे की बात करें तो यह गुड फ्राइडे के बाद आने वाला जो रविवार होता है उसको हम ईस्टर संडे बोलते हैं, और इस दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवन होने का जश्न जो है वो मनाया जाता है। तो ईस्टर संडे क्या होगा? जो ईसा मसीह है ना, वो फिर से जन्म हो गए थे, ऐसा माना जाता है। तो ये जो रिसरेक्शन होता है ना, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जीवित होना होता है ना, उसके रूप में माना जाता है। ठीक है। ठीक है, इसके रूप में ये माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद क्रिसमस तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा दिन जो है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म जो है वो क्रिसमस के हुआ था, उसके लिए ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नादिर शाह जो है वो किस देश का निवासी था, किस देश का जो है वो था? नादिर शाह, पता है आपको कि नादिर शाह के द्वारा भारत में जो है वो आक्रमण किया गया था, और 1739 में उसने आक्रमण किया था। और आप जानते हो कि करनाल का युद्ध हुआ था। तो देखो हुआ क्या था ना कि नादिर शाह जो है वो फारस फारस जो देश है ना उसका निवासी था, पर्सिया जिसको आप कहते हो। तो पर्सिया का वो निवासी था। उन लोगों का काम था पैसे को लूटना, धन को लूटना, और इसमें भारत जो है वो उससे एक कमजोर कड़ी के रूप में दिखता था, क्योंकि यहाँ जो सत्ताएं थी ना वो आपस में बटी हुई थी। इंटीग्रेशन बहुत कम था भारत में, और लोग जो है वो सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते थे। दैट्स वाई ये एक बहुत मतलब कि एक आसान चारा के रूप में भी दिखता था। तो अब दिल्ली सल्तनत जो है ना, दिल्ली सल्तनत बोलो, मुगल जो है वो डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, मुगल डिक्लाइन मतलब हो ही गया, औरंगजेब के बाद क्या ही बचा था। तो 1739 में जो दिल्ली का शासक है वो मोहम्मद शाह हुआ करता था। 1739 में दिल्ली का जो शासक था वो मोहम्मद शाह था। कौन था? तो मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह जो है वो दिल्ली का शासक था। और इसी समय करनाल का युद्ध जो हुआ था जिसमें मुगल बादशाह और नादिर शाह के बीच ये हुआ था। तो मुगल बादशाह जो है वो मोहम्मद शाह, और उसके साथ ही नादिर शाह, जो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, नादिर शाह, इन दोनों के बीच ये जो है वो लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई को करनाल का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ करनाल। करनाल का युद्ध जो है वो कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मुगल सेना जो है वो पराजित हुई थी। इसके बाद जो है वो दोनों के बीच संधि हुई, और इसके बाद जो है वो सआदत खां का नाम याद रखना है। सआदत खां के कहने पर 1739 में ही दिल्ली पर जो है वो अधिकार कर लिया था। और यह जो है वो दिल्ली से 87 दिनों तक यहाँ रहा था, और फिर वापस जाते समय जो कोहिनूर हीरा है वो अपने साथ लेके गया था नादिर शाह। और नादिर शाह है उसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह जो है इसको नेपोलियन ऑफ ईरान कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। तो ये आपको याद रखना है। इसने दिल्ली में कितना शासन किया था? तो दिल्ली में 87 दिन तक शासन किया था। किसके कहने पे? तो सआदत खां, सआदत खां है उसके कहने पे मयूर सिंहासन ये लेके चला गया था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। मयूर सिंहासन जो है वो कोहिनूर हीरा से जड़ा जो मयूर सिंहासन था जिसको तख्त ए ताऊस कहते थे, उसको लेकर वो चला गया था। ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको पचासों बार ये सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश कब क्रिएट किया गया था। यहाँ तक कि आपको डेट्स भी पूछी जाती है इसको लेकर, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो बांग्लादेश जो है वो 1971 में
बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद जो है वो इसका क्रिएशन जो है वो हुआ था। और बांग्लादेश का सृजन की हम बात करें तो 26 मार्च 1971 को हुआ था। 26 मार्च 1971 को हुआ था। और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप से पहले ये तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व यह जो है वो समग्र भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद ये पाकिस्तान को दे दिया गया था और पाकिस्तान ने इसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। लेकिन उसके बाद जो है वो यहाँ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था और इस डिस्क्रिमिनेशन के कारण बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, जिस कारण से वहाँ की जो सरकार है, सरकार की मदद और जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, जिनको बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है, उनके प्रयासों से जो मुक्ति संग्राम है, वो हुआ। बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा जो है वो सेना वहाँ की थी। उसके द्वारा 1971 में इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता जो है वो दी गई और भारत ने इस युद्ध में भारत-पाकिस्तान जो युद्ध था, वो हुआ था इस समय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इस समय रशिया जो है ना, उसने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था भारत को। दैट्स वाई भारत जो है वो और देशों के हमले से बचा हुआ था। तो 71 आपको ध्यान रखना है और ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर सवाल की बात करते हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो लीडर था, सबसे बड़ा जो वॉरियर था, वो कौन था, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक शानदार ये जो एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, आर्मी के मिलिट्री के एक जनरल के रूप में बहुत अच्छी तरीके से उभरा था। उसने क्रांति के बाद जो अराजक काल रहा था, एनार्की का जो समय रहा था, उसमें फ्रांस को उसने इंटीग्रेट किया, फ्रांस को उसने स्थिर किया। और उसके बाद 1799 में सत्ता पर कब्जा किया और अंततः जो है वो 1804 में खुद को फ्रांस का राजा भी इसने घोषित किया। और उन्हें क्रांति के आदर्शों पर पूरे यूरोप में फैलाने का श्रेय या फिर ये भी कह सकते हो कि दोष दिया जाता है, क्योंकि वो इसके लिए युद्ध हमेशा करते रहता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेपोलियन बोनापार्ट है, उसने ये जो है वो योद्धा के रूप में जाना जाता था। एडोल्फ हिटलर की यदि बात करें तो वो जर्मनी का तानाशाह था। एडोल्फ हिटलर जो था वो जर्मनी का था तानाशाह। और ये जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट है, आप जानते होंगे इसके बारे में। किंग लुई चौदहवा जो है वो फ्रांस का अंतिम सम्राट था। किंग लुई चौदहवा जो है वो फ्रांस का लास्ट सम्राट राजा जो है वो था। और बेनिटो मुसोलिनी जो था वो इटली का जो है वो एक जो है वो एक दार्शनिक था, इटली का बेनिटो मुसेलोनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 46 नंबर सवाल की बात करें तो 45, हाँ 45 नंबर सवाल की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है कि 100 ईयर्स वार जो है ना, ये किस 100 साल की जो लड़ाई है जिसको 100 ईयर वार कहते हैं, वो एक युद्ध की श्रृंखला थी, किसका, किसके पार्ट का ये 100 ईयर जो वार है वो युद्ध की श्रृंखला थी, यही आपसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो 100 ईयर वार जो था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच था। इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच जो ये युद्ध है वो हो रहा था। 100 साल का युद्ध जिसे 100 ईयर वार कहते हैं वो 14वीं से 15वीं शताब्दी तक, आप एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 1773 से लेकर 1453 तक, लगभग 100 वर्षों तक ये जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है वो ये युद्ध लड़ा जाता था। दैट्स वाई ये जो है वो 100 ईयर्स ऑफ वार कहा जाता है। और ये युद्ध है, इसका मेन जो रीजन था वो था फ्रांस का जो सिंहासन हुआ करता था, फ्रांस का जो किंग हुआ करता था, उस पर अंग्रेजी राजाओं का दावा था कि हम ही इसके राजा हैं। दैट्स वाई ये युद्ध जो है वो हमेशा होते रहता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर की बात करें कि मंगोलों के वंशज मुगल जो है वो कहाँ के मूल निवासी थे। देखिए, मुगल जो था ना वो मंगोल के ही वंशज हुआ करते थे। इनमें जो है वो कहाँ के वो निवासी थे, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो वो जो है वो सेंट्रल जो एशिया है उसके थे। तो सेंट्रल एशिया यहाँ पे है, मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। मंगोल के वंशज थे मुगल और मध्य एशिया के ये मूल निवासी थे। मुगल का संस्थापक बाबर है और वह पिता की ओर से चगताई वंश का था। बाबर की बात करें तो बाबर के फादर होंगे और मदर होगी। तो फादर की ओर से वो किस वंश का था, तो वो चगताई,
चगताई वंश का था और मदर की ओर से जो है वो मंगोल था। दैट्स वाई कहा जाता है कि वो मंगोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें कि जो अ, यदि हम एग्जैक्टली लेके चलें तो चंगेज खान जो है ना, चंगेज खान को जो जो वंशज है मुगल, उससे वो रिलेट करता है। और इधर जो पिता की ओर से जो चगताई वंश है, उसमें आप कह सकते हो कि वो तैमूर की ओर से जो है वो करता था। बाबर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो जो बाबर का जन्म जो है वो अंदिजान में हुआ था, जो आज उज्बेकिस्तान में है, जो कि मध्य एशिया का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 47 नंबर सवाल की बात करें कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा रचित जो संरचना की सरकार है, उसको लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? ये पूछा जा रहा है कि हु गेव द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसका डेफिनेशन दिया, जो आप सुनते हो ना कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट जो होगी, सरकार जो होगी, वो लोगों की ही होगी। किसके लिए होगी? तो वो लोगों की होगी। कौन चुनेगा उनको? तो लोग ही चुनेंगे। तो ये जो लोकतंत्र का डेफिनेशन आप देखते हो, ये किसने दिया था? तो ये डेफिनेशन जो है वो अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अब्राहम लिंकन, यह जो है वो लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने यह बात 1863 में अपने जो गेटिंसबर्ग का एड्रेस है उसमें दिया था। तो ये कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना है ये डेफिनेशन कहाँ दिया था। तो गेटिंसबर्ग, गेटिंस वर्ग का उनका संबोधन था, एड्रेस कर रहे थे इस सभा को, तब इन्होंने ये जो है वो दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, 16वें राष्ट्रपति भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़े हैं? ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन आपको काफी डिटेल से डिस्कस किया है। तो जवाहरलाल नेहरू तो है, जवाहरलाल नेहरू तो है, ये आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू तो इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है वो बेनजीर भुट्टो तो किसी भी हालत में नहीं जुड़ेगा ये उस समय का नहीं है। तो मार्शल टिट्टो भी जुड़े हुए हैं और कर्नल जो नासिर है ये भी जुड़े हुए हैं। सारा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो शीत युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जब चल रहा था, तो उसमें कौन नहीं जुड़ना चाहता था? जो इस शीत युद्ध में नहीं जुड़ना चाहता था ना, वो एक अलग जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़ गए, नॉन एलाइड जो है वो उसमें जुड़ गए। ठीक है, नॉन एलाइड में जुड़ गए। और ये जो सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था, बेलग्रेड जो है वो वहां पे हुआ था, स्लोवाकिया की राजधानी बेलग्रेड में ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के संस्थापकों सदस्यों में यदि बात करें तो भारत से जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद ब्रोज टिट्टो हो गया, नासेर हो गया, सुकोर्नो हो गया, घाना के पूर्व राष्ट्रपति कवाजे एनक्रुमामा थे। ये सब इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने इस बारे में बताया। मार्शल टिट्टो जो है वो युगोस्लाविया का था, ऑलरेडी मैंने बता रखा है पिछले ही क्वेश्चन में। उसके बाद कर्नल नासिर जो था वो मिस्र का था। ये सब मैंने बताया, तो तीनों के तीनों आपको नाम याद रखने हैं। तो यहाँ से बेनीजुर भुट्टो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेनीजुर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 1854 से लेकर 56 में क्रीमिया युद्ध हुआ, क्रीमिया का वॉर हुआ, तो वॉर ऑफ क्रीमिया हुआ कब हुआ? तो डेट याद रखनी है, 54 से लेकर 56 के बीच में। 1857 से थोड़े से पहले की बात हो रही है। भारत के संदर्भ में ही चीजों को देखो, कभी भी चीजों को याद रखना है तो जो चीजें आपको याद है ना, उसी से उसको रिलेट करके याद करो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो ये जो युद्ध है, क्रीमिया का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो देखो, क्रीमिया एक आइलैंड है जिसको ऑलरेडी जो है वो रशिया ने कब्जा कर रखा है। तभी तो जे जे G7 जो है वो हो चुका है ना। G8 ये हुआ करता था, लेकिन रशिया ने जब उसको कब्जा किया ना, तो रशिया के कब्जा, क्रीमिया को कब्जा करने के बाद रशिया को इस G8 से हटा दिया गया और इसका जो है वो G7 नाम कर दिया गया। 7 कंट्री रह गए, तो रशिया ने इसको कब्जा किया था। तो ये युद्ध जो है वो किसके किसके बीच रहा? तो पहली तो रसिया हो ही गया, तो रसिया और तुर्की के बीच हुआ था। तुर्की, तर्कीये जिसका अभी नाम हो चुका है, ये याद रखना है आपको। ये जो क्रीमिया का युद्ध है वो रूस और तुर्किया के बीच लड़ा गया था। तुर्की की तरफ से कौन कौन सा लड़ रहा था? तो फ्रांस, इंग्लैंड ने युद्ध लड़ा था। और क्रीमिया का युद्ध जो है वो इसका अंत जो है वो पेरिस संधि से हुआ था, 1856 में पेरिस का संधि है उससे हुआ था। तो क्रीमिया का युद्ध जो है वो मेनली यदि हम बात करें तो यह रूसी साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य, फ्रांस और ब्रिटेन का एक गठबंधन के बीच ये लड़ा जा रहा था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण था
जो फिलिस्तीन की भूमि थी वो ईसाइयों के अधिकारों को लेकर इसमें हो रहा था, लेकिन इसका व्यापक यदि संदर्भ की हम बात करें तो मध्य पूर्व में रूसी प्रभाव को रोकना इसका मेन उद्देश्य था, क्योंकि रसिया जो है ना वो अपने जो कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को ले रहा था। जैसे आप देख लो अभी भी यूक्रेन पे उसने हमला किया, माल्डोवा को अब बहुत ज्यादा खतरा है, और ऑलरेडी उसने बेलारूस हो गया, लिथुआनिया, ये सब जगह उसका प्रभाव बहुत ज्यादा चलते रहता है, लिथुआनिया, लाटविया, इन सब जगह। तो ऑप्शन नंबर ए अभी के लिए याद रख लो, और कभी हम और डिस्कस कर लेंगे। तो अंत कब हुआ इसका, इस क्रीमिया के युद्ध का अंत कब हुआ? तो पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, ट्रिटी ऑफ पेरिस से इसका अंत हुआ था। और यह संधि जो है वो 1856 में हुई थी। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर की, कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? देखो, अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है किससे? क्योंकि अमेरिका जो है वो ब्रिटेन का कॉलोनी था, तो ब्रिटेन से उसको स्वतंत्र होना है, तो इसके लिए थॉमस पेन जो है वो नेतृत्व कर रहा था इस लड़ाई की। तो वो थॉमस पेन जो था वो उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था कैसे? क्या कुछ उसने कहकर जो प्रेरित किया था? तो उसने जो है वो प्रेरित किया था कॉमन सेंस को लेकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, कॉमन सेंस को लेकर। थॉमस पेन जो है उसने जनवरी 1976 में एक जो है वो पैम्पलेट प्रकाशित किया था, जिस पैम्पलेट का नाम था कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि। ठीक है, कब ये पंपलेट जो है, ये पंपलेट एक है, पंपलेट है, ठीक है, ये पंपलेट जो है वो 1776 में थॉमस पेन है उसके द्वारा लाया गया था, थॉमस पेन है उसके द्वारा लाया गया था। इसने सरल और सीधी भाषा में ब्रिटेन का जो पूर्व स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के लेकर तर्क दिया था। इससे बड़ी संख्या में उपनिवेशवादियों को स्वतंत्रता के पक्ष में एकजुट करने में ये मदद इसने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो अमेरिकी क्रांति में एक बहुत अहम भूमिका के रूप में आप जान सकते हो। पेन के द्वारा जो लिखा गया कॉमन सेंस था, जिसको आप आम समझबूझ इसका हिंदी आप कह सकते हो, वो अमेरिकी क्रांति के समय लिखे गए जाने वाला सबसे चर्चित लेखों में से एक था। और ये इस पुस्तक में अमेरिका की जो ब्रिटेन से आजादी की दलील दी गई थी कि किस आधार पर आपको आजाद करना चाहिए अमेरिका को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा जो है वो कब आया था? तो देखो, पहला परमाणु आपदा जो है वो 6 अगस्त को आया था, और दूसरा जो है वो 9 अगस्त को आया था, और इसके बाद अभी तक नहीं कुछ आया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। विश्व युद्ध के समय जब जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया गया था 1941 में, तो उसके ही जवाब में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन से हिरोशिमा, ये जो है वो हिरोशिमा में हुआ था, हिरोशिमा। और ये जो है वो 9 अगस्त को जो हुआ था वो हुआ था नागासाकी में। हिरोशिमा वाले को लिटिल बॉय बोलते थे, और नागासाकी वाले को फैट मैन बोलते थे। ऐसे ही एक नाम दिया जाता था, निक नेम दिया जाता था। और ये जो है वो जापान किस पार्ट में बटा हुआ है? एक है होकाइडो, दूसरा है हुन्सो, तीसरा है शिकागो, चौथा है क्यूशो। तो ये जो है ना, हुन्सो जो है वो सबसे बड़ा है, हुन्सो जो है ना वो द्वीप सबसे बड़ा है। तो इसी द्वीप पर ये दोनों अवस्थित है, हिरोशिमा और नागासाकी। तो यहीं पे ये हमला जो है वो हुआ था। इसीलिए 6 अगस्त 1945 का जो दिन है उसको विश्व के इतिहास में पहली आपदा के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट था ये जो बनाया गया था ना, परमाणु बम जो बनाया जा रहा था उस वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बनाया गया था। आपने ओपेनहाइमर वाली देखी होगी ना सीरीज, सीरीज बोल रहा हूँ, एक मूवी है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने ही इस परमाणु बम को पहली बार बनाया था, तो वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अनुसार ही बनाया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ठीक है, 18वीं शताब्दी है उसमें किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, ये आपसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो आपका जो आंसर यहाँ से होगा जर्मनी पर शासन का, वो जर्मनी है एक यूनिफाइड नेशन उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था 18 सेंचुरी में। ये जो रीजन था ना एक कलेक्टिव ऑफ स्टेट था विद इन एक जो रोमन एम्पायर है उसके बीच में था। और ये जो है वो डोमिनेट किसके द्वारा होता था? तो ऑस्ट्रिया के द्वारा होता था।
ऑस्ट्रियन जो हैबर्गर्स है उसके द्वारा डोमिनेट होता था। दैट्स वाई ऑस्ट्रिया जो है वो ऑस्ट्रिया ने ही इस पर शासन किया था। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। एग्जैक्टली टू बी एग्जैक्ट बात करेंगे ना, तो टू बी एग्जैक्ट में ऐसा नहीं चलेगा। टू बी एग्जैक्ट में बात करें तो उस समय जर्मनी का कोई ऐसा था ही नहीं। जर्मनी का इंटीग्रेशन हुआ था तब जाके वो जर्मनी कहलाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया था, और जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण के बाद जो है वो राष्ट्रवाद का विकास भी हुआ था। नेपोलियन के आक्रमण के बाद ही जर्मनी में और इटली में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। ऑस्ट्रिया के जो हैबर वर्ग राज्य वंश है, कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना है कौन सा वंश है। तो हैबस वर्ग जो है वो राजवंश है। इसका ही प्रभुत्व था, और इसके ही शासक जो थे वो रोमन साम्राज्य के थे। और इसीलिए ऑस्ट्रिया का जो है वो, ऑस्ट्रिया पर आप देखते हो ना कि जर्मन भाषा दिखता है, वो यही इफेक्ट है, इसी का ही वो इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली ने आक्रमण कर कौन सा देश है उसको जीता था। 2019 में ये पूछा गया है। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो इथोपिया होगा, जिसको एबिसिनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। पहले इसको एबिसिनिया कहा जाता था, बाकी अभी इथोपिया कहा जाता है। 35 से 36 के बीच जो इतालवी इथोपियन युद्ध हुआ था, और 35 में इसको आप मान सकते हो 1935। तो आगे चलकर 1936 है ना, यहाँ पे जो है वो उसने लीबिया को भी अटैक किया था, और लीबिया पर भी अपना कब्जा जो है वो जताया था। तो ये सब 1911-12 तक इटली ने लीबिया को औपनिवेशिक युद्ध में भी जीत लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, लीबिया इथोपिया दोनों को जीता था। 35-36 में यूथोपिया को सफलतापूर्वक जीता था, ये याद रखना है। लीबिया को भी जीत लिया था, और कई सारे देशों पर इसने आक्रमण किया था। बाकी जो अभी के लिए आप इतना ज्यादा याद रख सकते हो। ठीक है। तो कौन था, तो इटली में कौन था, तो इटली में जो मुसोलिनी था ना, उसका फांसीवाद का शासन था। उसी समय ये जो है वो किया गया था। और ये इट इज अ पार्ट ऑफ इटालो इथोपियन युद्ध। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध से भी रिलेट आप कर सकते हो। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले जाने के लिए आक्रामक जो है वो आगे चलकर सिद्ध हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यूनिक का युद्ध जो है वो किसके मध्य लड़ा गया था। बहुत आसान सा सवाल है, और नाइन्थ की जो एनसीईआरटी है यदि आप पढ़ते हो तो वर्ल्ड वाली, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर 11th वाली भी पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आसान सा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, या फिर ये तो लूसेंट में भी मिल जाता है। तो प्यूनिक का युद्ध है जो कि 264 ईसा पूर्व से लेकर 146 ईसा पूर्व तक चला था। और मध्य यूरोप के जो प्रदेश है एवं भूमध्य सागर के में जो कार्थेज और रोमन सैनिक थे उनके बीच ये लड़ा गया था। ठीक है। कार्थेज एंड रोमन सैनिक, तो रोम एंड कार्थेज जो मिलिट्री है उनके बीच लड़ा गया था। ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। प्यूनिक का जो युद्ध है वो एक लंबा युद्ध चला था। ठीक है। यह जो युद्ध है वो प्राचीन दुनिया के दो प्रमुख शक्तियों के बीच लड़ा गया था। और अंततः जो है वो विजय किसकी हुई थी, किसने जीता था, तो रोम जो है उसने जीता था, और कार्थेज की हार हुई थी। रोम जीता था और कार्थेज की हार हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 261 से लेकर 241 ईसा पूर्व में कार्थेज का जो सेनापति था सेंथिपस हेमिलिकस, एवं रोम का जो सेनापति था उसके मध्य ये लड़ाई हुई थी। पर जैसे आपसे कभी भी और भी पूछ लिया जाए कि प्यूनिक प्यूनिक का जो युद्ध है वो 3 पार्टों में हुआ था। फर्स्ट युद्ध, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट जो हुआ था वो 261 से लेकर 241 ईसा पूर्व तक हुआ था। ठीक है। और इसमें कार्थेज है उसकी जो है वो हार हुई थी, तो ये आप लिख लो रोम, और ये कार्थेज लिख लो, तो ऐसे में कार्थेज की हार हुई थी। ठीक है। दूसरा जो युद्ध हुआ वो 218 से लेकर 201 में हुई, और इसमें जो है वो हैनिबल जो है उसकी पराजय हुई थी। और हैनिबल कौन था, तो हैनिबल जो है वो कार्थेज की ओर से लड़ रहा था, तो फिर से कार्थेज की हार हुई थी। तीसरा जो हुआ था वो सबसे लास्ट था, 149 से लेकर 146 बीसी तक हुआ था। 146 तक हुआ था, और इसमें भी कार्थेज की पराजय हुई, और रोमन जो है वो अंततः शक्ति के रूप में उभरा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1930 में, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो हो ची मिन्ह के द्वारा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ आंसर बनेगा। हो ची मिन्ह है, उनके द्वारा 1930 में हांगकांग में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। यह जो है वो वियतनाम में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में आया था और बाद में उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति भी हो ची मिन्ह बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो ची मिन्ह। ठीक है। युगेन आई क्वोक, इनका अन्य यदि हम नाम हो ची मिन्ह की बात करें तो वो कौन था? अ, न्यूगेन आई क्वोक। ठीक है, इसका अन्य नाम जो है वो न्यूगेन आई क्वोक था। वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं युगेन फू त्रांस है। और इसका मुख्य जो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई होती है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। तो ये न्यू आई क्वांग जो है ना, इट इज नॉट नेम ऑफ हो ची मी, इट इज नेम ऑफ वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको और क्या नामों से जाना जाता है? तो न्यूगेन आई क्वॉक, न्यूगेन आई क्वॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 वर्षीय युद्ध है वो 56 से लेकर 63 तक चला था। 7 वर्षों तक चला, दैट्स वाई इसको 7 वर्षीय युद्ध जो है वो कहा जाता है। तो इस 7 वर्षीय युद्ध में कौन सा जो देश है उसकी फौज की हार हुई थी? हार के बारे में आपसे पूछा जाए, किसको डिफीट मिला था? तो ये जो डिफीट मिला था वो फ्रांसीसियों को मिला था। ठीक है, जो फ्रांसीसी थे उनकी हार हुई थी। तो अब सवाल आता है कि किसके किसके बीच ये लड़ा गया? तो ये जो युद्ध था वो 7 वर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच, तो इनकी हार हुई थी और ब्रिटेन जो है वो जीता था। तो फ्रांस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह जो युद्ध है, अ, ये पेरिस की संधि जो 1763 में हुई थी, उसके साथ ही फ्रांस को उत्तरी अमेरिका, जो कनाडा आप बोलते हो, और भारत में अपने कुछ उपनिवेश थे वो ब्रिटेन को देना पड़ गया था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का वैश्विक प्रभुत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ये युद्ध था उसमें आपको मैंने यही याद रखना है कि ब्रिटिश प्रभुत्व बहुत तेजी से बढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। प्रथम अफीम युद्ध जो है वो उसका समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो अफीम युद्ध जो है ना, वो दो अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, दो अफीम युद्ध है वो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो फर्स्ट वाला युद्ध था वो नाक किंग की संधि हुई थी, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर होगा। प्रथम जो अफीम युद्ध है, फर्स्ट जो ओपियम युद्ध है, ओपियम जो वॉर है, ये कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 1839 से लेकर 42 तक। 1839 से लेकर 42 तक हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चाइना और ब्रिटेन दोनों के बीच हुआ था। किसके? चाइना एंड ब्रिटेन, जो इंग्लैंड था, इन दोनों के बीच लड़ा गया था फर्स्ट ओपियम युद्ध। और दूसरा जो यह युद्ध जो है इसका समापन जो है वो कब हुआ? तो 1942 में हुआ। और संधि कौन सी थी? तो वो संधि थी वो नाककिंग की संधि थी, ट्रिटी ऑफ नानकिंग। ट्रिटी ऑफ नानकिंग कब हुआ था? तो ये ट्रिटी ऑफ नानकिंग जो है वो 1842 में हुआ था, 1842 में। यह जो चीन के लिए एक अपमानजनक संधि था, जिससे आसमान संधियों में ये पहला माना जाता है। इसके तहत चीन को हांगकांग को ब्रिटेन को सौंपना पड़ा था और भारी हर्जाना भी उसको भरना पड़ा था। और 5 जो बंदरगाह थे उसको भी विदेशी व्यापार के लिए खोलना था। तो ये बहुत एक अपमानजनक युद्ध था। इसका तात्कालिक जो कारण युद्ध का था वो मुख्य कारण था कि चीन द्वारा प्रतिबंधित अफीम जो है वो व्यापार को रोकना और अफीम स्टॉक की जो आधिकारिक कब्जा और भविष्य के जो अपराधियों हैं उनके लिए मौत की सजा की धमकी देना था। जबकि ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर जोर दिया था कि मुक्त व्यापार है, फ्रीली ट्रेड होना चाहिए अफीम का भी। तो इस युद्ध में ब्रिटिश विजय हुए और नानकिंग की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों को वहां बसने और व्यापार करने की अनुमति मिली थी। और कहीं काफी ह्यूमिलेटिंग ये संधि था विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। ठीक है। दूसरा, ये तो मैंने पहला बताया कि पहला ओपियम युद्ध था। दूसरा जो ओपियम युद्ध था, ठीक है, ये ओपियम युद्ध सेकंड है मानो। तो ये सेकंड जो युद्ध था वो कब हुआ था? तो ओपियम युद्ध सेकंड हुआ था 1856 से लेकर 1860 के बीच में। 1856 से 1860 के बीच में ये हुआ था। और इस युद्ध को जो है वो, ये भी चाइना और ब्रिटेन के बीच ही हुआ था। और इस युद्ध को किस संधि के तहत जो है वो खत्म किया जाता था? ये इंपॉर्टेंट है, पियांग जिन की ट्रिटी, पियांग जिन की संधि। ठीक है, तियांग जिन की संधि के तहत हुआ था।
ये जो टियांग जिन की ट्रीटी हुई थी वो हुआ था 1858 में, 1858 में। और इसके बाद एक और ट्रीटी इनको करना पड़ा था, जिसको बोलते हैं विजिंग कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ विजिंग कन्वेंशन, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ पेकिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं विजिंग कन्वेंशन। विजिंग कन्वेंशन इसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश रहेगा तो कन्वेंशन ऑफ पिकिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो ये जो है वो दो संधियां हुई थी, तो ये 1860 में हुआ था। इस युद्ध में 1807 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवशाली जो क्रांति है वो स्टार्ट हुआ था। गौरवशाली क्रांति जो है वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1688 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर बनेगा, 1688। इसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, गौरवशाली क्रांति भी कहते हैं, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसमें ब्लड नहीं था, रक्तहीन क्रांति है, या फिर इसे वैभवशाली क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वैभवशाली क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इस क्रांति में राजा जो जेम्स द्वितीय था, कौन था? जेम्स सेकंड जो राजा था इंग्लैंड का, तो जेम्स द्वितीय को अपना जो उसका पोस्ट था उस पद से उसको हटाना था, और उसकी बेटी मैरी और उसका पति जो एक डच राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज था, उसको संयुक्त रूप से सिंहासन पर बैठाना था। तो जेम्स द्वितीय को हटाना, और इसकी बेटी थी और उसका जो दामाद था, तो बेटी कौन था? तो इसकी बेटी मैरी, और उसके साथ ही साथ उसका जो पति था मैरी का, वो कौन था? एक डच राजकुमार था जिसको विलियम ऑफ ऑरेंज कहते हैं। विलियम विलियम ऑफ ऑरेंज, इसको संयुक्त रूप से सिंहासन पर बैठाना था। इसे गौरवशाली क्रांति, रक्तहीन क्रांति, ये भी आप याद रख सकते हो। रक्तहीन क्रांति भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ब्लड शेड नहीं हुआ था। रक्तहीन क्रांति कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग बिना किसी हिंसा के ये जो कार्रवाई है वो पूरी की गई थी, और इसने इंग्लैंड को संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने का ये जो है वो शुभ अवसर जो है वो प्राप्त हुआ था यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1688 वैभवशाली क्रांति भी इसको कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति था। ये क्रांति जो था, वो तात्कालिक जो कैथोलिक शासक जेम्स द्वितीय था उसको हटाना था, और गद्दी छोड़कर वो, यदि पूछा जाए कि जेम्स द्वितीय वो कहाँ भागा था, तो वो फ्रांस भाग गया था। ठीक है, गद्दी छोड़कर वो, जो जेम्स द्वितीय था, वो गद्दी छोड़कर फ्रांस भागना पड़ा उसको। और फिर उसकी जो बेटी है मैरी, मैरी द्वितीय आप कह सकते हो, मैरी सेकंड, और उसके साथ ही साथ विलियम जो दामाद उसका था, जो कि प्रोटेस्टेंट है, और कैथोलिक दो नाम के ईसाई होते हैं ना, तो उसी में प्रोटेस्टेंट में था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसका जो ससुर था वो कैथोलिक था, जो जेम्स द्वितीय वो भाग गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से इंग्लैंड का जो राजा है संयुक्त रूप से इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो है वो कब हुई थी? कम्यून पेरिस कम्यून की स्थापना फ्रांस में कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था 1771 में। 1771 में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा, 1771। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1771 में हुई। पेरिस जो था, अ, यह जो आंदोलन था पेरिस कम्यून, यह जो आंदोलन था एक एक क्रांतिकारी समाजवादी सरकार की स्थापना करने के लिए आंदोलन आया था। तो ये एक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए ये जो आंदोलन है वो आया था। तो आप कह सकते हो कि एक क्रांतिकारी आंदोलन था, और जो कि सोशलिस्ट जो कंसेप्ट है उस पे आता था। इसका मेन जो उद्देश्य था, मेन जो महत्व की यदि हम बात करें, तो फ्रांस के सामंतशाही अधिपत्य से पेरिस के जो सर्वहारा वर्ग है उसके द्वारा अपने को स्वतंत्र करना था। ठीक है, पेरिस के जो लोग थे, सर्वहारा वर्ग थे, उनके द्वारा अपने को स्वतंत्र करना था। उसी के साथ साथ किसको स्वतंत्र करना था? तो प्रमुख महत्व था फ्रांस के सामंतशाही अधिपत्य से।
फ्रांस के जो सामंतशाही आधिपत्य हैं उनसे हमको फ्री होना है। पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए हुआ था। तो फ्रांस से स्वतंत्र होना है किसको? पेरिस को। इसका जो उद्देश्य था वो सामाजिक व्यवस्था को संगठित करना और उसे साम्यवादी व्यवस्था में परिणत करने के लिए ये आवश्यक परिस्थितियों का क्रिएशन करना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस कम्यून फ्रांस और प्रसा के युद्ध में फ्रांस की हार के बाद ये स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी सेना के द्वारा इसे क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया, लेकिन यह जो है वो मार्क्सवादियों और समाजवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में निकला। तो ये जो है वो फ्रांसीसियों के द्वारा बहुत बुरी तरीके से दबाया गया था पेरिस कम्यून को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय जो कल्चरल रिवॉल्यूशन का टाइम है वो क्या है? तो कल्चरल जो रिवॉल्यूशन है इसका टाइम है 1966 से 76 तक, 66 से लेकर 76 तक टाइम है। और इस समय जो है ना माओत्सुंग जो था, माओत्सुंग तुंग जो है वही इसका शासक था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी, माओत्से से तुंग। तो ये एक जो है वो सामाजिक राजनैतिक आंदोलन था जिसको माओत्से जेडोंग इंग्लिश में पढ़ो या फिर तुंग हिंदी में पढ़ लो। अ, वह जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष भी था। तो ये जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अध्यक्ष भी उस समय था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अध्यक्ष था, यही तो हमसे पूछा जा रहा है ना। तो इसके घोषित उद्देश्य जो था वो चीन में पूंजीपति जो भी है ना उसको खत्म करना है और चीन में जो है वो साम्यवादी जो विचारधारा है उसको मजबूत करना है। यही इसका जो है वो मेन उद्देश्य था। ठीक है, इसका मेन यही उद्देश्य था। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो और यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके द्वारा 1949 से लेकर 1973 तक चीन पे शासन किया गया था और इसके द्वारा ही चलाए गए सिद्धांतों को माओवाद कहा जाता है। ठीक है, माओवाद जो है वो यही प्रिंसिपल है, कहा जाता है। मतलब पूंजीपाती जो है उनको भगाना है और एक साम्यवादी जो व्यवस्था है उसको स्टैब्लिश करना है। ठीक, तो ये रहा पूरा वीडियो जिसमें हमने 60 क्वेश्चन से लेकर 60 बोल रहा हूँ, 30 क्वेश्चन तक पहले पार्ट में डिस्कस किया था। यहाँ पे 31 से लेकर 60 तक डिस्कस किया और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचेगा वहाँ पे 61 से लेकर 80 तक डिस्कस कर देंगे। तो तीन पार्टों में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।